तो आज हमारे साथ है स्वाति, जो हमारी सहपाठिका है, और हमारे साथ हमारी सीनियर गायत्री हैं। और हमसे इनसे पूछेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में ये क्या क्या मुद्दा चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो मुद्दा उठाए, सरकार वो मुद्दा उठाए और उस पे लड़े, इस बार चुनाव लड़े। तो आप क्या क्या मुद्दा चाहते हैं इस बार? जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने भी अभी अपनी नीति मैनिफेस्टो में बताया है कि वो सभी महिलाओं को 8,000 रुपये महीना देंगी, जो 1 लाख रुपए सालाना राशि देंगी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इतने पैसे जो वो महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं, वो उसमें से कुछ पैसा बच्चियों के फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए खर्च करें, उन्हें फ़िज़िकली फ़िट करने के लिए, उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए करें, ताकि उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े कि वो इस तरह के पैसों पर डिपेंड रह सके। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार ये बोली है कि हर महिला को 8,300 रुपये मतलब सालाना 1 साल का 1 लाख रुपये देंगे, तो ये क्या सोच के दे रही है? वोट के लिए। इस नीति का जाहिर सी बात है, पैसों का सीधा प्रभाव मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर पड़ता है, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही इन सब के टारगेट में हमेशा फंस जाती हैं, पिस जाती हैं। तो पैसों का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? पैसे के मामले में तो सरकार को पैसे के लिए वोट, मतलब ये है कि सरकार पैसे दे के वोट मांग रही है, तो अगर आपको वोट चाहिए तो बिना पैसे के मांगो। एक चीज़ जो गवर्नमेंट बहुत सालों से, और एक सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आया था कि नोट फॉर वोट बंद होना चाहिए, तो ये तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वही कर रही है। हाँ, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वही कर रही है। और नोट फॉर वोट ये किसी भी पार्टी के लिए ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसे क्यों दे रहे हो, उसी के जगह आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, तो लोगों को फ्री में पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप पैसा दे के आप ये कर रहे हो कि हम इतना पैसा दे रहे हैं लोगों को। और आप तुम एजुकेशन बढ़ा दो, वही पैसे से तुम एजुकेशन बढ़ा दो, वही पैसे से आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कंपनीज़ खोल दो, तो क्या लोगों को ये रहेगा कि हाँ, हम अपने पैसे अपने मेहनत से कमा रहे हैं। मुफ्त का खा खा के लोग ऐसा होता है ना, जो मुफ्त का देगा हम उनको वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी होती है, जो मोदी जी बोले थे कि मुफ्त की रेवड़ी बंद करनी चाहिए, पर वहाँ खुद वो छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपये मंथली दे रहे हैं, और वो बहुत सारे राज्यों में अभी घोषणा कर चुके हैं कि 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये तक का देंगे। तो ये क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? बिल्कुल है, मुफ्त की रेवड़ी है, और इसको बंद करना चाहिए। इसके बजाय जैसा कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और स्पेशली जो महिलाओं को एक सशक्तिकरण के लिए जो दिया जा रहा है, उसी बेसिस पर मेरा कहना है कि महिलाओं को जो आप आज दे रहे हैं, वो आपको 5 साल बाद में, जो आप आज 70 लाख फॉर्म छत्तीसगढ़ में भराए गए हैं, कुछ सालों बाद में इस 70 लाख से 90 लाख, शायद 1 करोड़ भी हो जाएंगे फॉर्म, पर फॉर्म की संख्या कम नहीं होगी। तो मेरा कहना है कि आपको छत्तीसगढ़ में और बाकी के स्टेट्स में भी लड़कियों के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन, मार्शल आर्ट्स जैसी ऐसी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करानी चाहिए कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसी कलाएं सिखानी चाहिए कि उन्हें फ्री में किसी से न, किसी भी गवर्नमेंट से हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, उनसे पैसा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हें पैसों के लिए अपने पैर पर खड़े रहना पड़े। सरकार के पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी ही नहीं तो सरकार आगे बढ़ेगा कैसे? बात तो एक और सामने आता है ना कि आज से पहले भी 70 साल से सरकारें चल रही हैं, पर आज तक तो ऐसा कोई स्कीम नहीं निकला। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार को पैसे देना पड़ रहा है? अब पैसे देने का सबसे बड़ा कारण तो 2 ही कारण है, एक तो अपना वोट, और दूसरा जो है, ये सही बात में महिला सशक्तिकरण ही है। क्योंकि कई फैमिलीज़ में ऐसी हैं जहाँ पर मर्द जो हैं, वो आप जब लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप जाकर देखेंगे तो आपको पाएंगे कि जो लोग बोलते हैं कि हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट लाइए, दहेज बंद कराइए, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। अभी आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाकर देखिए, औरतें हैं जो अपना घर भी चलाती हैं, बाहर काम भी करती हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई की फ़ीस भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और हस्बैंड, कई जगहों पर हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं और घर का काम भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ हस्बैंड तो ऐसे हैं जो सिर्फ ड्रिंक करके दिन भर धुत रहते हैं, या फिर अपने नशे में हैं, और कुछ भी किसी तरह की ऐसी चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए ये योजनाएं सही हैं। पर जिन लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत से लोग होंगे जिनके घर में 4-5, 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी, उन्होंने भी ये फॉर्म भरा है, क्या उन्हें इसकी आवश्यकता है? नहीं है। तो जब उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये फॉर्म भराया उनसे नहीं जाना चाहिए। तो सरकार को ज़रूरत है कि वो जब कोई नीति लेकर आ रही हैं, तो वो एक बार जो है वो जांचे कि किस किस को इसकी ज़रूरत है,
जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की औरतें हैं, उन्हें इन योजनाओं की ज़रूरत है। पर जो 4-5 मंजिल में रह रहे हैं, 3 मंजिल में रह रहे हैं, जिनके घर में 10-10 किराए वाले हैं, 10-12 किराएदार रह रहे हैं, 2-2, 3-3 घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों को इनकी ज़रूरतें नहीं है। इनका सीधा कहना है कि सरकार स्कीम तो लाती है तो उस पर वो सफल नहीं हो पाती, उनका जांच पड़ताल नहीं करती, उसका बैकग्राउंड नहीं दिखती। सबको फॉर्म भरा दिए, सबको पैसे खाते में आ रहे हैं, जिसको ज़रूरत नहीं उसके खाते में पैसा आ रहा है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि सही हाथों में पैसा जाए? पहली बात तो ये कि जैसे पहले सरकार ये मुफ्त राशन वाली जो स्कीम लाई थी, उसमें भी ऐसे कैटेगरी था कि पहले की जो गरीबी रेखा वाले हैं या जनरल वाले हैं, जो भी है, तो उनको गरीबी रेखा वालों को फ्री में मिलेगी राशन। अभी सरकार ने ऐसा किया है, बाकियों को कम रेट में सरकार देगी। तो क्यों देना, जब उनके पास उतना है कि वो खा सकते हैं, अपना लेके खा सकते हैं, तो उनको क्यों देना है? पैसा कम करके दे रहे हो, अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है, पर क्यों देना है जब उनको ज़रूरत ही नहीं है? जिनको लिटरली ज़रूरत है आप उनको दीजिए। आप उसको फाइंड आउट कीजिए ना कि अब इतने सेंस पता चलता है कि जैसे वो जनगणना करा के पता कर सकते हैं कि कितने लोग लोअर क्लास में आते हैं, कितने लोग मिडिल में आते हैं। जनगणना से बात आई, बिहार में भी जनगणना हुआ पर वो जातिगत जनगणना हुआ। वहाँ पे जाति को खंगाल लग गया, ना कि किसके पास कितना पैसा है, ज़मीन है। इकोनॉमी बेस पे जनगणना नहीं हुई, वहाँ पे जातिगत जनगणना हुई। तो जाति का जनगणना होना चाहिए या फिर पैसे के बेस पे जनगणना होना चाहिए? जनगणना जाति के बेस पे भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि बहुत से लोग हैं जो हैं तो ऊंचे जाति के पर हैं गरीब, तो उनको भी तो चाहिए ना कि उनके पास भी होना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो नीचे जाति के हैं पर बहुत मतलब उनके पास इतना है कि वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस बात पे, जाति के बात पे ये होना, जनगणना होना, उनको इस बात में छांटना, ये बहुत गलत है। और अगर होना है तो आप इसके ऊपर डालिए कि आप किसको सही में ज़रूरत है। जिनको नहीं है उनको मुफ्त में दे के आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वही पैसा आप कहीं और लगाएं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में लगाएं और ये एम्प्लॉयमेंट में दे, एजुकेशन में दे, किसी और में। अगर आपके पास कुछ और आइडिया है अच्छे तो आप उन पे दे, पर जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दे के कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। हम रायपुर के ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे डेली एक वारदात सामने आती है, चाकूबाजी की, मर्डर की और तेज़ राइडिंग गाड़ियों की, जिसमें बहुत एक्सीडेंट होते भी हैं। तो आप एक महिला हैं, तो आप उस चीज़ को किस तरह देखते हैं? इस चीज़ को हम अनसेफ फील करते हैं जब हम लोग देखते हैं कि एक हर रोज़ एक न्यूज़ आती है, एक नई न्यूज़ आती है कि किसी लड़की के साथ कुछ हुआ, किसी लड़के के साथ कुछ हुआ। अब चाहे ये लड़की और लड़के की बात नहीं है, वारदात है। अगर हमारे पास न्यूज़ आती है कि किसी लड़के को भी किसी चाकू मारा गया है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी के साथ कुछ भी किया गया, मारपीट की गई है, तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारे घर के बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो, या फिर ऐसा कुछ हमारे घर की बेटियों के साथ ना हो, लड़कियों के साथ ना हो, किसी के लिए भी हो। हमें एक बार के लिए इस चीज़ को लेकर डर लगता है। तो मैं सरकार से यही चाहूँगी कि कम से कम वो इस चीज़ के लेकर थोड़ा सिक्योरिटीज़ पर ध्यान दे और थोड़ा रात को लिए पेट्रोलिंग्स वगैरह पर थोड़ा ध्यान दे कि कम से कम ऐसे वारदात जो न्यूज़ सुनने को आते हैं कि हर दूसरे दिन किसी ने किसी को चाकू मारा है, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई बच्ची किडनैप है, कोई बच्चा किडनैप हुआ है, किसी बच्चे के साथ किसी भी जेंडर हो या कोई भी क्यों ना हो, किसी भी एज के ग्रुप के हों, उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो ये चीज़ अपने आप में एक शर्मसार करने वाली चीज़ है कि हम किस तरह से स्टैंड लेंगे कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस चीज़ के लिए कुछ करे कि हमारा स्टेट, हमारा राज्य, हमारा देश, जो हम जहाँ रहते हैं वो एरिया हर जगह लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सभी के लिए सेफ़ हो। और जो गलत इनफैक्ट बहुत सारे जगह पे, हमारे राज्य में बहुत सारे जगह पे सिग्नल्स तो लगे हुए हैं पर सिग्नल्स काम नहीं करते हैं। और सिग्नल्स पे अगर सिग्नल्स काम कर रहे हैं पर वहाँ कैमरा नहीं है, तो लोग कैमरा नहीं है, हम रिकॉर्ड हो नहीं रहे, इस बात से फ़ायदा उठाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, जिससे बहुत टाइम एक्सीडेंट होता है। मतलब मेजर रीज़न है एक्सीडेंट होने का। और सिग्नल तोड़ते कौन है? जो स्पीड चलाते हैं। स्पीड चलाने वालों को कोई रोकता नहीं है। और उनसे एक्सीडेंट का नुकसान किसको होता है? जो नॉर्मल चला रहे हैं। चलो स्पीड में आप जा रहे हो तो आप बोलोगे कि हाँ हम स्पीड में जा रहे थे इसलिए हमारा एक्सीडेंट हुआ, पर जिसके वो फास्ट चलाने वाले के वजह से किसी और को नुकसान होता है तो वो बेचारा किसको बोले?
वो तो फालतू फोकट में हुआ ना कि उसका नुकसान हो गया बेचारे का। एक केस आया था कि एक लड़का था, स्पीड में था और सब्जी वाले के ठेले पे जाके गया और उसके सब्जियां बहुत नुकसान हुई थी। अब उस बेचारे गरीब इंसान का जो नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? ये सब पे क्या है ना कि पुलिस जो प्रशासन है ध्यान नहीं देती कि लड़के बहुत स्पीड गाड़ी चलाते हैं और जिनको उनको नहीं पकड़ना होता है वो पकड़ा जाते हैं। हेलमेट स्टेट में तो बहुत कम % लोग हैं जो हेलमेट लगाते हैं, पर लोग पुलिस प्रशासन भी देख के पकड़ती है। एक जन को पकड़ेगी बिना हेलमेट के, बाजू से दूसरा बिना हेलमेट का जा रहा है पर उसको नहीं रोकेगी पुलिस प्रशासन। ये सब होना चाहिए। और सिग्नल तो सबसे पहले अगर आप बनवाए हैं तो उसको जांच करेगी वो चल रहा है कि नहीं। कैमरास लगाएं कि अगर कोई सिग्नल तोड़ रहा है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिले, कुछ भी पनिशमेंट हो, चाहे अगर वो पेनल्टी हो या कुछ भी अगर आपके इसमें है कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और हेलमेट अगर लगाना है तो सबको ये अनिवार्य कीजिए कि सबको लगाना है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं कि आप एक को पकड़ रहे हैं दूसरे को जाने दे रहे, तो इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं कि हमको तो नहीं पकड़ेंगे। और एक बात, अगर मैं एक खुद लड़की हूँ, मैं ऐसा होता है कि लड़कियाँ खुद बोलती अरे हम तो लड़कियाँ हैं, हम तो नहीं पकड़ाएंगे, हमको पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ेगी। तो ये हमारी खुद की ये होनी चाहिए कि हमको भी हेलमेट पहन के चलना चाहिए। हमको ये नहीं बोलना अरे पुलिस प्रशासन में चलो ठीक है महिला पुलिस नहीं है, हमको तो पुलिस पकड़ेगी नहीं। 6 बजे के बाद पुलिस तो लड़कियों को पकड़ती नहीं है, लड़के लोग पीछे लड़कियाँ बैठा के घूमते हैं ताकि पुलिस ना पकड़े। तो ये सब जांच होनी चाहिए और मतलब इसमें बहुत बड़ी बात बोल रही है जो हमको आएगा जो दिखते रहता है सही में, जो कल्चर चल गया जो लवर्स का। पीछे लड़की बैठा लेते हैं और KTM बहुत ड्राइव करते हैं, बहुत रश ड्राइव करते हैं। उसके वजह से ना जो सही में जो आदमी जो सीधा जा रहा है या जो अपने लिमिट स्पीड पे है ना उनको डर लगता है। इनफैक्ट मैं भी कभी मेरे साथ भी हुआ है कि कोई इतने स्पीड से जाता है ना कि इतना ज़ोर, और ये हॉर्न जो भी डिवाइस पे हॉर्न है, अच्छी बात है, वो हॉर्न हमारे सेफ्टी के लिए है या हमको सुविधा देने के लिए। वो हॉर्न का इतना फ़ायदा उठाते हैं ना कि जो सामने चलने वाला इंसान वो हॉर्न के वजह से डिस्टर्ब होता है। मैं चाहती हूँ एक तो ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ऊपर से जो गाड़ी चला रहा है अपने ध्यान में ऐसे हॉर्न से आजकल के कि एकदम डरा सकते हैं सामने वाले को। तो इससे भी जो सामने बेचारा जो लिमिट पे चला रहा है, सेफली ड्राइव कर रहा है, वो डिस्टर्ब होकर उसका भी अनबैलेंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दें। अगर हॉर्न है तो सबके लिए बराबर हॉर्न डालें, सबके गाड़ी में सेम हॉर्न। ये जो लोकल्स के जो आजकल जेनजीस के जो हॉर्न्स हैं उनको बंद करें सरकार, बस। और कुछ कहना चाहोगे आप किसी मुद्दे पे? अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगी, पर हमारी जो कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड्स हैं जो अभी हमने बताए हैं, इन्होंने भी बताई है सारे, और भी कई सारे जनता हैं जिनके डिमांड्स हैं कई सारे कि उन्हें सेफ्टी और इंश्योरेंस और जॉब्स, स्पेशली ये जो जॉब्स का है, मैं चाहूँगी कि जॉब जो है वो कैटेगरी के बेसिस पर अब जॉब देना बंद कर दिया जाए कि कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इस वजह से उसे जॉब मिले। मैं चाहती हूँ कि जॉब काबिलियत के बेसिस पर मिले, क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर मिले, ताकि हर किसी को फ़ाइट करने के लिए बराबर फ़ाइट करने का मौका मिले। जैसे मेरे आज जितने परसेंट्स हैं, अगर इसी परसेंट के बेसिस पर मुझे जॉब नहीं मिलती है और किसी और को मिल जाती है तो ये चीज़ मुझे बुरी लगेगी और बाकियों को भी बुरी लगेगी कि जिन्हें भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुरा लगेगा। तो मैं चाहूँगी कि ये चीज़ जो है सरकार इस चीज़ पर कुछ अमल करे, और स्पेशली UCC के बारे में जो सरकार ने कहा था, जो हमारे उत्तराखंड में लागू हो चुका है, मैं चाहूँगी कि वो पूरे देश में लागू हो और सभी के लिए एक कानून बनाया जाए। और जो ये आरक्षण है, सबसे पहले तो ये एजुकेशन सिस्टम से आरक्षण का जो ये है टॉपिक है, इसको हटाना ही चाहिए। इससे सिर्फ क्या होता है ना कि हम मार्क्स अच्छा लेके आते हैं पर हमको मार्क्स पे बेसिस पे नहीं। आरक्षण बस एजुकेशन पे क्यों मिलता है? जहाँ राशन बढ़ती है वहाँ पे आरक्षण क्यों? वहाँ पे मतलब क्यों जनरल वाले को भी आरक्षण मिलता है? वहाँ पे जनरल वाले भी यहाँ पे राशन ले रहे हैं, पर एजुकेशन में वो क्यों? जनरल को क्यों नहीं आप इंक्लूड कर रहे हो चीज़ पे? हाँ, एजुकेशन पे आप कॉलेजेस पे, स्कूल्स पे स्कॉलरशिप देते हो कि नीचे जाति के हैं, SC ST OBC वाले हैं तो उनको स्कॉलरशिप देना। जनरल वाले गरीब हैं तो उसका क्या करें, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलना चाहिए?
उनको भी मिलना चाहिए। जनरल वाले 100% स्कोर कर रहे हैं, 90% स्कोर कर रहे हैं, 80% स्कोर कर रहे हैं, पर जो SC ST OBC वाले हैं अगर वो 55 to 60% या बिलो भी स्कोर कर रहे हैं, उनकी सीट बुक्ड है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम डिज़र्व करते हैं, अगर जनरल वाले कोई डिज़र्व करते हैं तो उनको उनकी सीट मिलनी चाहिए। और जॉब्स में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी ये बहुत है कि अगर ये रिज़र्व सीट है, ये SC ST OBC वालों के लिए है, अदर कास्ट वालों के लिए है, तो जनरल वाले कहाँ जाए? जॉब्स की आपको कितनी कमी दिखती है भारत में? जॉब्स की कमी तो बहुत है आजकल। जॉब अपना एक्सपीरियंस बताओ, मैं भी बताऊंगा फिर। मेरा एक्सपीरियंस, मैं जॉब मैं ढूंढी नहीं हूँ, मेरे को मैं ढूंढा हूँ, मैं बहुत लोगों को मेल किया हूँ, मैं ऐसे इंटर्नशिप के लिए मेल किया हूँ, पर किसी के पास सीट खाली नहीं है। लोग इतने अपने भरे हुए हैं, इतने बिजी हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी इंटर्न की। और लोग हर फील्ड में चाहते हैं कि ये बंदा मेरे से आगे ना चल जाए। बेसिकली क्या है कि भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है उतनी तेज़ी से ना हमारे पास सीट्स हैं, जॉब्स के लिए सीट्स हैं, ना एजुकेशन के लिए सीट्स हैं। मोस्टली आप देखेंगे 10th 12th के बाद लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के पास सीट्स नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास लिमिटेड सीट्स हैं, और जो लिमिटेड सीट्स हैं वो डेफिनेटली हाई स्कोरिंग बच्चों को, और जैसे कि उन्होंने बताया कि कैटेगरी वालों बच्चों को मिल जा रहा है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट उनके बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के पास में सीट्स नहीं है और ना ही पैसे हैं। तो वैसे एक बात और सामने आती है कि जॉब्स तो कंपनी दे देती है, हाँ, पर जो एजुकेशन की जितना हम पैसा खर्च किए हैं हमारे ऊपर, हाँ। जितना हमारे पास स्किल्स है, उस हिसाब से एक सैलरी नहीं हो पाती। नहीं, वो उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल पाती है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये महंगाई। आप जानते हैं जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अभी भी बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में थोड़ी बहुत कमी है, बट अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा महंगाई का रेट जो है वो बाकी देशों से, जो बड़े बड़े देश हैं, उनको उसके बराबर में पहुंच जाएगा। और महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ेगी उतने ही ग्रोथ का होना ज़रूरी है। इकोनॉमिकल बेसिस पे ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जल्द ही हमारा देश जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो मैं उनसे, भगवान से प्रे करूँगी कि वो 3rd की ना 1st पे आए हमारा देश, ताकि कम से कम एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो सैलरीज़ है, जैसे कि आपने कहा सैलरीज़ बढ़े, ताकि कम से कम बच्चों को एजुकेशन मिल सके, प्रॉपर एजुकेशन मिले और सही एजुकेशन मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही एजुकेशन का मिलना बच्चों को, सही समय पर सही एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है बच्चों के लिए। इस बार लोकसभा चुनाव होने वाली है, और जो अगेंस्ट की जो पार्टी है ना, वो बस मोदी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको घेर रही है कि राम मंदिर के बनाने पे आप जीत जाओगे। नहीं, तो क्या धर्म पे ऐसा कि कोई पार्टी जीत सकता है? कि एक मंदिर बनाया है, बस काम बहुत किए हैं सरकार, पर क्या एक मंदिर उनका प्लस पॉइंट हो सकता है? हो सकता है अगर, पर नहीं होना चाहिए। हो सकता है अगर बहुत लोग होंगे कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो वोट दे, पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पे जज करना बहुत गलत है। अगर मोदी जी ने बहुत काम किया है, मोदी जी के सारे काम देखिए, अगर उनको अगर आपको देख के लगता है कि हाँ हमें फिर से यही सरकार चाहिए, तो बिल्कुल लेके आइए। पर सिर्फ राम मंदिर के बेसिस पे सरकार लेके आना ये गलत है। अच्छी बात है मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, पर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं, सारे वर्क्स देखिए कि इस पे क्या अगर उनकी कहीं पे भी गलती है तो उसको ये ना करे कि ठीक है ना राम मंदिर तो बन गया है ना, हम इन्हीं को वोट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे वर्क्स देखें और उस बेसिस पे जज करें कि हाँ हमको इनको वोट। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं इस पर यही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि एक आप जो उनके वर्क पे बेसिस पर आप उन्होंने जज करिए। उन्होंने पिछले कितने सालों से इतना अच्छा काम किया है, धारा 370 हटाई गई है और बहुत सारे वर्क किए गए हैं। राम मंदिर तो अभी किया गया है, पर इससे पहले भी पिछले 10 सालों में कई सारे ऐसे काम हैं जो मोदी सरकार द्वारा किया गया है। आपको उन्हें भी देखना चाहिए, उन पर भी जज करना चाहिए। और रही बात कि जो दूसरी पार्टीज़ के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर के बेसिस पर, तो हम उसके लिए भी ये है कि आप देखिए, उन्हें भी देखना चाहिए कि मोदी जी ने पिछले भी और भी बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर किया है, और भी बहुत काम किया है। और राम मंदिर का काम उनका बहुत ही अच्छा रहा है, जो इतने सालों से
जब अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब ये उनका सपना था कि राम मंदिर बने, तो तब से लेकर सपना जो अब तक पेंडिंग था वो अब पूरा हुआ है, अब जाकर साकार हुआ है। ऐसा आप कह सकते हो कि 10-20 सालों बाद। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि पूरे हिंदू जितने भी हिंदूज हैं सब खुश हैं और सब बस मोदी को ही वोट देंगे। फिर सब का नहीं कह सकते, पर जिनकी आस्थाएं हैं, पर हिंदू मेजोरिटी में है यहाँ पे, तो हिंदू को पूरा इकट्ठा कर लिए हैं उसमें राम मंदिर के बनाने के बदौलत। अच्छा ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटी में है, तो अगर हम हिंदू सारे चाहें, मैं नहीं चाहती कि ये टॉपिक आए, पर अब आपने बोला है तो मैं ये टॉपिक छेड़ रही हूँ कि अगर हम हिंदू बोले कि ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो मुस्लिम है तो हमारे इसमें रहे, तो ठीक है, हमारी मर्ज़ी। आप मुस्लिम हैं, आप देंगे हिंदू को वोट, ठीक है, अगर देती है बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते हैं, हिंदू मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, ये इंडिया है और इंडिया में सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ ही रहना चाहिए। पर ये नहीं कि हिंदू लोग हैं तो सारे हिंदू वोट वहाँ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मुस्लिम्स लोग भी हैं जो वहाँ जाएंगी वोट्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है हैदराबाद में ओवैसी जी खड़े हैं और उनके सामने माधवी जी खड़े हैं, तो अब ये होगा कि जितने मुस्लिम्स हैं सारे ओवैसी के तरफ जाएंगे, जितने हिंदूज़ हैं सारे, तो हैदराबाद तो मेजर वहाँ के मुस्लिम्स है ना, तो हम क्या बोले कि वहाँ माधवी जी जीते नहीं सकते, तो वहाँ खड़े ही नहीं होते, क्यों खड़े होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर हम जाति के इसमें ना देखें, वर्क कौन कर रहा है किस हिसाब से है, इस पे वोट करें तो अच्छी है कि ये नहीं कि हाँ ये मुस्लिम है इसको नहीं देना चाहिए, नहीं, हिंदू को भी ये है कि ठीक है इसमें ना जज करें, और जो काम कर रहा है जिसके लिए हमारा फ्यूचर जिस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे क्या सरकार आएगी तो उस पे हमारा लिटरली सारे युवाओं का फ्यूचर डिपेंड है कि वो हमारे लिए क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, हमारे हित में क्या काम करेगी, तो उस बेसिस पे वोट देने चाहिए। ये नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा चीज़ है, धर्मवाद जो खेल रहे हैं और जो इस बार जो मुफ्त की रेवड़ी जो पैसे का खेल खेल रहे हैं इस बार, और ये सब छोड़ के हमारे लिए भारत के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है जो पार्टी को उठाना चाहिए और हमको भी सवाल पूछना चाहिए उनसे? महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप एक तरफ आप फ्री में राशन बांट रहे हैं, एक तरफ आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं हुआ ना। आप महंगाई कम कर दीजिए, सब एफर्ट कर सकते हैं, महंगाई है बोल के लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप महंगाई कम कीजिए, सब एफर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इतना भारत इतना भी गरीब देश नहीं है। सब्सिडी तो दे ही रहे हैं, गैस पे सब्सिडी दे, राशन तो फ्री में दे रहे हैं, हाँ लिटरली। ट्रैवल तो भी कम का है, तो फिर को महंगाई कहाँ लग रहा है? महंगाई किस चीज़ में? आप जो ट्रैवल के लिए बोल रहे हैं, मैं इस बात को बोलना चाहूँगी, मैं बहुत टाइम से बोलना चाहती थी कि देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रैवल के लिए कम किया गया है, पर उसके साथ ही जो स्लीपर क्लासेस जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और जर्नल कोचेज़ जो हैं वो कम कर दिए गए। लिटरली बहुत से ट्रेन्स में जर्नल कोचेस नहीं हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो टीटीज़ उठा रहे हैं जिन्हें पता है कि वो आम जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। रिसेंटली मैं अभी जनशताब्दी में ट्रैवल की हूँ और उसमें जनरल कोच का कोई भी डिब्बा नहीं है। मैं टिकट काउंटर में गई थी, मैंने कहा टिकट लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जनरल कोचेस नहीं है पर आप जा ट्रैवल कर सकते हो। अभी बहुत कम कर दिए गए। जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें 1-2 आपको जनरल कोचेस मिलेंगे और जनरल कोचेस नहीं मिलेंगे। तो मैं अभी जो जनशताब्दी का मैं बता रही थी आपको, तो मुझे बोला गया कि आप टिकट जो 55 रुपये का टिकट दिया गया है मुझे रायपुर के लिए यहीं पास से, तो उन्होंने कहा कि इसके और जनशताब्दी के जो टिकट का डिफरेंस है पैसे हैं वो आपसे लिए जाएंगे। बट टीटीआई ने लिटरली 15-30 रुपये डिफरेंस बनता था एक टिकट के पीछे, पर उन्होंने कई लोगों से 400, किसी से 500, किसी से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। मुझसे भी 150 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है। ये तो कोट करता हूँ, मैं भी कोट करता हूँ कि ये चीज़ टीटी करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई अगर पैसा जो सही में तो वहाँ पे आप उनको पैसा मत दो ना, जो आपको जो रियल वैल्यू पैसा है जो उनको आप वो दो। तो ये चीज़ है ना कि फिर टीटीआई जो है फिर वो करने लगते हैं कि बहस करते हैं कि आप नहीं पुलिस को बुलाओ, आपके पास प्रसाधन है। अगर आप गलत तरीके से चढ़े हो किसी भी ट्रेन में, तो आप गलत तरीके से चढ़ो या फिर सही तरीके से चढ़ो, जब आप एक पोजीशन पे, वो जिस पोजीशन पे हैं और वहाँ पर जब आपको बताया गया है कि आपसे पैसा लिया जाएगा, तो उस पोजीशन पर वो जो आपको बोल रहे हैं वो आपको देना पड़ता है। और मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं वहाँ पर 4-5 लोग उतरे हैं, हमारे साथ ही उतरे हैं, वो लोग बताए हैं मुझे
कि उनसे लिया गया है। 100 रुपये, 150 मुझसे भी लिए गए पैसे, मैंने भी दिए हैं। और जो 30 रुपये का डिफरेंस पैसा बनता था तो 3 का 90 रुपये बनता था, बट किसी से 300 रुपये, किसी से 400, किसी से 500 रुपये लिया गया। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे केसेस के लिए सरकार जो है वो एक QR कोड जो सारे डिपार्टमेंट्स को दिया गया है, वैसे रेलवे का QR कोड डिसाइड करके दे, ताकि सारा पैसा जो है रेलवे के फंड में जाए, गुड ना कि पर्सनल फंड्स में। गुड, मैं इसे सोच रहा था। और हो ये गया भाई, मेरे पैर बोली दुख गए। तो हमने कुछ बातों पे बात की, कुछ मुद्दों पे बात की, और एक कुछ चुनाव को लेकर बात हमने किया, और हमने कॉलेज भी घूमा। तो ताकि बहुत कॉलेज में ना लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और बहुत कैमरा कॉन्शियस है, तो मैंने बात की बहुत सारे लोगों से कॉलेज में, और हमारे क्लास की क्लासमेट्स हमने बात किया। तो बस एक कुछ बात थी लोकसभा चुनाव को लेकर। और आपको क्या लगता है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।